जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस सीरीज में, जिसमें लोग पीटी 365 इन्वायरमेंट या पर्यावरण कर रहे हैं। तो यह हमारा 10वां वीडियो लेक्चर होगा। उम्मीद है पहले कि आप लोगों ने 9 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसके बाद जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। या आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आपके परीक्षा में उपयोगी के लिए। जैसे हम लोगों ने पीटी 365 का राज्य व्यवस्था किया हुआ है, फिर हम लोगों ने घटना चक्र का राज्य व्यवस्था और शासन किया हुआ है, हिस्ट्री किया हुआ है, बिहार स्पेशल किया हुआ है, जिसमें बीपीएससी के पूछे हुए सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ अपने एग्ज़ाम की तैयारी और सुदृढ़ कीजिए। मैं आपसे यही आशा करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा, ये 5वां टॉपिक, क्लाउड फॉरेस्ट एसेट। ये आज शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग, अपना टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए हैं, क्लाउड फॉरेस्ट एसेट। इसे मैं शुरू करने से पहले फिर से आपसे यही आग्रह करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव या किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपका वह प्रश्न का हल किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से, क्लाउड फॉरेस्ट एसेट। तो सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में अर्थ सिक्योरिटी द्वारा क्लाउड फॉरेस्ट एसेट फाइनेंसिंग ए वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई। अर्थ सिक्योरिटी एक वैश्विक प्रकृति आधारित संपत्ति प्रबंधन सलाहकार फर्म है। अन्य संबंधित तथ्य देखते तो रिपोर्ट के अनुसार सुझाए गए क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड प्रकृति आधारित समाधानों (NBS) का एक हिस्सा है। यह बॉन्ड इन क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्त पोषण का एक विकल्प है। क्लाउड फॉरेस्ट और क्लाउड फॉरेस्ट 25 CF25 पहल के बारे में तो देखते क्या है। क्लाउड फॉरेस्ट यह आमतौर पर नदी के उद्गम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन है। यह ज़्यादातर बादलों से ढके रहते हैं। ये वन समुदायों, उद्योगों और जल विद्युत संयंत्रों के लिए स्वच्छ जल के भंडार को बनाए रखते हैं। अधिकांश यानी 90% क्लाउड फॉरेस्ट 25 विकासशील देशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। CF25 एक निषेध संबंधी पहल है। यह देशों, ऋण देने वाले और बहुपक्षीय संगठनों को एकजुट करने और ऐसे निवेश विकल्पों को मजबूत करने एवं उनको बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड के लाभ देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो संसाधन मुद्रीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की वास्तविक क्षमता को साकार करना, हरित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, निम्न आय वाले देशों के लिए वैकल्पिक जलवायु वित्त पोषण तंत्र, भागीदारी और सामुदायिक क्षमता निर्माण करना। मेघवन क्या है देख लेते हैं। तो 10% से अधिक वनावरण वाले क्षेत्र तथा जहां 70% से अधिक समय कोहरा मौजूद रहता है। ज़्यादातर समुद्र तल स्तर से 1500 और 3000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। अन्य वनों की तुलना में ठंडे और आर्द्र होते हैं। काई और फर्न से ढके छोटे वृक्ष होते हैं। सतह स्तरीय सघन कोहरे के बादलों की मौजूदगी। वित्त पोषण तंत्र देखते इसके क्या है। तो वाटर पेमेंट्स, इनमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के एवज में जल उपयोगकर्ताओं से पेमेंट वसूला जाएगा। ऐसे उपयोगकर्ताओं में अनुपालन मानदंडों को पूरा करने वालों व राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जलविद्युत बांध आदि शामिल हैं। सॉवरेन कार्बन इसके तहत देखते हैं। तो तराई वाले इलाकों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के व्यापक क्षेत्रों के लिए एक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सॉवरेन और सब सॉवरेन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत फॉरेस्ट कार्बन का वित्त पोषण किया जा सकता है। इसके लिए रिपोर्ट में क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड का प्रस्ताव किया गया है। इन्हें सामूहिक व्यवस्था के माध्यम से जारी किया जा सकता है। क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्त जुटाने हेतु ऋण आधारित साधन है। इसका मूल्य किसी देश की क्लाउड फॉरेस्ट संसाधन के आर्थिक मूल्य पर आधारित होता है। देखते हैं प्राकृतिक आधारित समाधान (NBS) क्या है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन या पुनरुद्धार के लिए कार्रवाई है।
जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य, खाद्य और जल संरक्षण तथा आपदा जोखिम में कमी जैसे सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से व अनुकूल रूप से संबोधित करना, एक साथ मानव कल्याण और जैव विविधता संबंधी लाभ प्रदान करना, लोगों की सुरक्षा करने, अवसंरचना का उन्मूलन करने और एक स्थिर एवं जैव विविधता से युक्त भविष्य की रक्षा करने के लिए प्रकृति व स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्रीय शक्ति का लाभ उठाना। प्रकृति आधारित समाधान क्या क्या है? तो पुनरुद्धार, प्रसंग प्रशिष्टि, अवसंरचना, प्रबंधन, संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण और मानव कल्याण, जैव विविधता संबंधी लाभ। ठीक है, अगला है प्रकृति आधारित समाधान के लाभ। तो इसके लाभ क्या क्या है देख लेते हैं। अनुकूलन, मिलेट्स, मोटा अनाज जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती के माध्यम से जलवायु के प्रति संवेदनशील कृषि भूजल को बचाने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकती है। शमन में क्या होगा? तो प्रकृति आधारित समाधान, उदाहरण के लिए वनीकरण, पेरिस जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक आवश्यक 37% शमन लाभ पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अगला है लचीलापन, हाल ही में शुरू की गई पहल मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम तटीय समुदायों के आय के अवसर प्रदान करने के साथ साथ मैंग्रोव के उपयोग करके चक्रवात और सुनामी के खिलाफ लचीलापन बनाने में मदद करती है। अगला है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए NBS। तो क्या क्या उपाय है देख लेते हैं। तो सहायक क्रियाएं क्या हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या है और जलवायु से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या है और मापने योग्य जलवायु संबंधी परिणाम यह क्या है। तो कार्यक्षमता बनाए रखना, फिर यह वन हो जाएगा, कार्बन भंडारण वनस्पति हो जाएगा और CO2 में टनों की मात्रा में कमी आए इसका परिवर्जन या परिच्छेदन किया गया है। फिर गिरावट से बचना, रक्षा करना, घास के मैदान, कार्बन भंडारण मृदा में, फिर पुनर्स्थापित करना या प्रबंधन करना, यह मैंग्रोव हो जाएगा। तूफान वृद्धि छिनन या जलवायु खतरों के प्रति निम्न सुभेदी वाले लोगों की संख्या हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह झीलें हो जाएंगे। फिर बाढ़ जल प्रतिधारण हो जाएगा। फिर लोगों और प्रकृति के लिए सहलाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं संबंधित सुर्खियाँ। SNF 2022 रिपोर्ट क्या बोलता है यह देख लेते हैं। तो हाल ही में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर SFN 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राकृतिक आधारित समाधान के लिए बहुत कम धन आवंटित किया जाता है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन कार्यक्रम UNEP और BMZ द्वारा वित्त पोषित इकोनॉमी ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ELD पहल द्वारा विविड इकोनॉमिक्स वाई मैकेंजी के सहयोग से जारी की गई है। ELD एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भूमि के वास्तविक महत्व को शामिल करना और संधारणीय भू उपयोग को बढ़ावा देना। यह पहल 2011 के जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट BMZ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन डिजर्टिफिकेशन UNCCD और यूरोपीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इसमें प्राकृतिक आधारित समाधानों NBS के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त के प्रभाव को दर्शाया गया है। NBS का उद्देश्य जैव विविधता की हानि, भूक्षरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना है। वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधन, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें देखते हैं पहला महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या था। तो महासागर तटीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी। सुर्खियों में क्यों रहा तो देखते हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTEC संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। NIOT पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है। इसे अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं क्या है। तो
यह OTEC संयंत्र लक्षद्वीप के कावारत्ती में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की क्षमता 65 किलोवाट KW है। इस संयंत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह OTEC संयंत्र समुद्री जल को पेयजल बनाने के लिए निम्न तापमान वाले तापीय विलवनीकरण LTTD पर आधारित विलवनीकरण डिसैलिनेशन संयंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे पहले भारत ने 1980 में तमिलनाडु तट पर एक OTEC संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी। हालांकि यह योजना पूरी नहीं हो पाई। महासागर तापीय ऊर्जा संयंत्र OTEC के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ देख लेते हैं। OTEC समुद्री सतह जल और गहरे समुद्री जल के बीच तापमान के अंतर ताप प्रवणता का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। सूर्य के ताप से महासागर का सतही जल गहरे जल की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। OTEC के तहत तापमान में इस अंतर का प्रयोग विद्युत उत्पादन करने और समुद्री जल के विलवनीकरण के लिए किया जा सकता है। OTEC प्रणाली के तहत तापमान कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तक द्वारा टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा की जाती है। भारत की क्षमता क्या है? तो उपयुक्त तकनीकी विकास के साथ भारत में OTEC की सैद्धांतिक क्षमता 1,80,000 मेगावाट है। इससे लाभ क्या होगा? तो भारत की भौगोलिक स्थिति OTEC के विकास के लिए अनुकूल है। इससे अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे पवन और सौर ऊर्जा से अनियमित विद्युत के बजाय विद्युत के लिए एक नियमित स्वच्छ स्रोत निर्मित हो सकता है। इससे पेयजल, हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन किया जा सकता है। OTEC प्रक्रिया से संबंधित ठंडे और पोषण युक्त जल के कई व्यावसायिक उपयोग हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग, मत्स्य पालन, सी वाटर कूलर, ग्रीन हाउस आधारित खाद्य उत्पादन आदि। OTEC से संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या है? तो देख लेते हैं। उच्च अग्रिम अपफ्रंट पूंजीगत लागत, मतलब उच्च अग्रिम पूंजीगत लागत तथा पंपिंग और पाइपिंग अवसंरचना के रखरखाव में भी अत्यधिक लागत आती है। यह व्यापक पैमाने पर स्थापित करने पर ही किफ़ायती होगा। कम अनुसंधान एवं विकास, लेस R&D आधारित OTEC प्रौद्योगिकी फिलहाल अपने अनुसंधान और विकास के चरण या व्यवसायीकरण के आरंभिक चरण में है। पर्यावरणीय चिंताएँ क्या हैं? तो OTEC संयंत्रों में से अपेक्षाकृत ठंडे, सघन और पोषण युक्त जल की निकासी, समुद्री जीवों का केवल में उलझना या फंसना, मशीनों से होने वाला शोर, समुद्री जल में जीवनाशियों या अन्य संभावित प्रदूषकों के दुर्घटनावश बहाव आदि में समुद्री जीवों तथा परितंत्र का बुरा प्रभाव। इसके तहत शैवाल, सूक्ष्मजीव, पादपों आदि के अनावश्यक एकत्र से जैविक दूषक बायोफॉलिंग में वृद्धि होती है। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन OTEC प्रणाली है, कैसे काम करता है? तो गर्म सतही समुद्री जल जो 25 से 35 डिग्री रहेगा वह इवेपोरेटर में जाएगा, फिर वहीं से निकासी जल होगा, जो ठंडा जल हो जाएगा वह बाहर आएगा, फिर जल वाष्प टरबाइन जनरेटर में जाएगा और विद्युत ट्रांसमिशन केबल से जो होगा विद्युत बाहर निकलेगा और उस जल को कंडीशनर में डाला जाएगा, जिससे ताज़ा जल बाहर निकलेगा और निकासी जल मतलब जो कि वेस्ट जल होगा वह निकासी जल से बाहर आ जाएगा। और इसमें शीतल गहरा समुद्री जल जाएगा जो कि 3 से 60 डिग्री होगा, जिससे कि ताज़ा जल बाहर आ जाएगा। तो यह इस तरह से टोटल मैकेनिज्म काम करेगा। मतलब पहले गर्म जल जाएगा, उसका ताप जो होगा टरबाइन में जाएगा और वहाँ से विद्युत बनेगा, फिर वहाँ से जो जल संग्रहित होगा वह कंडीशनर में जाएगा और नीचे से कंडीशनर में शीतल जल भी जाएगा जो कि 3 से 60 डिग्री का होगा, फिर वहाँ से ताज़ा जल बाहर निकलेगा। मतलब इससे विद्युत और जल दोनों का प्राप्ति होगी। और देख लेते हैं महासागर आधारित ऊर्जा के अन्य रूप कौन कौन से है वह देख लेते हैं। तो तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी, इसके तहत समुद्र की लहरों द्वारा उत्पन्न होने वाले बल से समुद्र की सतह पर तैरते हुए या समुद्र तल पर स्थापित उपकरण के संचालन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है जलधारा ऊर्जा, मतलब करंट एनर्जी। इसके तहत
महासागरीय जलधाराओं की गतिज ऊर्जा को कैप्चर करके जलमग्न टरबाइन से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। इसके तहत निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के दौरान होने वाले जल स्तर में बदलाव द्वारा ऊर्जा सृजित की जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं संबंधित तथ्य। सिंधुजा 1, इससे बारे में क्या दिया हुआ है? तो IIT मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर का विकास किया है। इस ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को सिंधुजा 1 नाम दिया गया है। इस कन्वर्टर में तैरता हुआ बोया स्पर और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होता है। इसमें गुब्बारे जैसे तैरते हुए बोए के मध्य भाग में एक छिद्र होता है जिससे होकर स्पार या छड़ गुजरती है। इस स्पार को समुद्री तल में स्थापित किया जाता है। लहरों की हलचल के साथ तैरता बोया ऊपर नीचे गति करता है और स्पार स्थिर रहता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर तैरते बोए और स्पार के मध्य सापेक्ष गति द्वारा बिजली पैदा करती है। इससे भारत को अपने द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। समुद्री जल में ज्वारीय तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा के भंडार हैं। इससे भारत में 40 गीगावाट तरंग ऊर्जा का उत्पादन संभव हो सकता है। प्रमुख लाभ क्या होगा? तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा है। उपलब्ध ऊर्जा का घनत्व अधिक होता है। कुछ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इससे अधिक ऊर्जा उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इससे ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव की भी कम संभावना रहती है। प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? तो शुरुआत में लागत काफ़ी अधिक आती है। इससे समुद्री जीवन और नौवहन के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है। यह स्थान विशेष तक सीमित और प्राकृतिक आपदाओं से ऊर्जा उपकरणों को क्षति पहुंचाने का खतरा रहता है। अगला है कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% की रियायत की अनुमति दी है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? तो इसके तहत सफल बोलीदाता 50% की रियायत के लिए पात्र होगा यदि वह निकाले गए कोयले को या तो अपने संयंत्र या संयंत्रों का या अपनी होल्डिंग सहायक कंपनी, संबंधित कंपनी व एसोसिएट कंपनी में कोयले के गैसीकरण का या द्रवीकरण में उपयोग करता है या सालाना आधार पर कोयले के गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए कोयले को बेचता है। हालांकि यह उस वर्ष के लिए स्वीकृत खनन योजना के तहत निर्धारित कोयला उत्पादन के कम से कम 10% गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए खपत करने या बेचने की शर्तों के अधीन होगा। कोयला गैसीकरण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ देख लेते हैं। तो यह कोयला के संश्लेषण गैस या सीन गैस में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। सीन गैस वस्तुतः हाइड्रोजन H2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण होता है। कोयला गैसीकरण एक इन सितु स्वस्थानीय प्रक्रिया है। इसके तहत ऑक्सीजन को जल के साथ कोयले के संस्तर तक प्रवेश किया जाता है और इसे उच्च तापमान पर प्रज्वलित किया जाता है। इसे परिणामस्वरूप कोयला आंशिक रूप से हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 व हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक सिटु मतलब बाह्य स्थानीय प्रक्रिया में रिएक्टर को धरातल पर गैसीकरण प्रक्रिया के लिए विकसित किया जाता है। गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले में मौजूद सल्फर वस्तुतः हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और अल्प मात्रा में कार्बन सल्फाइड COS में परिवर्तित हो जाता है। एसिड गैस रिमूवल प्रणालियों का उपयोग करके इन सल्फर यौगिकों को आसानी से और किफ़ायती तरीके से हटाया जा सकता है। इसके लाभ क्या होगा? तो कोयला गैसीकरण संयंत्र से किसी भी प्रकार का स्क्रबर स्लैज पैदा नहीं होता है। इसके तहत प्रयुक्त अधिकांश जल का पुनर्चक्रण कर लिया जाता है और गैसीकरण संयंत्र से प्राप्त बचे हुए अपशिष्ट जल को प्रभावी ढंग से उपचारित किया जा सकता है। इसके अलावा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कोयले से कई प्रकार के उत्पादों का
उत्पादन किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन, मीथेन और उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र गैसीफायर के राख अवशेष का उपयोग करके कार्बन फाइबर प्लास्टिक कंपोजिट बनाया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कोयला गैसीकरण का मूलभूत प्रक्रिया क्या है। तो जल, कोयला और ऑक्सीजन पहले फर्नेस में डाला जाता है, जिसमें उसको गर्म करके या जलाया जाता है। तो चरम दशाएं देख लेते हैं। तो दबाव होगा 300 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तापमान होगा 755 से 1225 डिग्री सेल्सियस, और संक्षारक स्लैग और H2S गैस। उत्पाद क्या होगा सीन गैस में? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, CO और H2 के अनुपात को समायोजित किया जा सकता है। फिर उप उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट क्या होगा? तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्लैग कोयले से प्राप्त खनिज। फिर उत्पादन के रूप में उपयोग करने से पहले सीन गैस को क्लीन किया जाता है। तो यह प्रक्रिया है कोयला गैसीफिकेशन की। गैसीफायर के प्रकार, तो कई प्रकार के गैसीफायर होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन। फिक्स्ड बेड गैसीफायर, इसमें ठोस पदार्थों का प्रवाह गैस के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। साथ ही इसमें फीड स्टैग कोयले को न्यूनतम पूर्व उपचार की आवश्यकता होती है तथा इसमें उच्च तापीय क्षमता होती है। अगला है फ्यूडलाइज्ड बेड गैसीफायर। इस प्रकार के गैसीफायर की विशेषता एक समान कण मिश्रण, राख पुनर्चक्रण के उच्च दर और कम पूंजी लागत के साथ एक समान ताप प्रवणता है। अगला है एंट्रेंड फ्लो गैसीफायर। इस गैसीफायर में किसी भी फीडस्टॉक को प्रबंधित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के गैसीफायर से प्राप्त सीन गैस वस्तुतः तेल और टार से मुक्त होती है। फिर संबंधित सुर्खियाँ क्या है देख लेते हैं। केंद्र ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयले का उपयोग करने और 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की पहल आरंभ की है। नोडल अधिकारी कौन कौन से है? तो सभी कोयला कंपनी को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और अपने कोयला उत्पादन को कम से कम 10% का गैसीकरण करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। ब्याज दर संबंधित रियायत क्या है? तो इस संदर्भ में ब्याज दर रियायत का प्रावधान किया जा सकता है। इससे कोयला गैसीकरण परियोजना पर ब्याज के बोझ को कम किया जा सकता है। साथ ही इस परियोजनाओं को बैंकों से ऋण संबंधी सहायता प्राप्त करके योग्य बनाने में सुधार किया जा सकता है। आयात शुल्क में छूट क्या होगा? तो इस तरह कोयला गैसीकरण परियोजना की स्थापना के लिए पूंजीगत वस्तुओं को आयात करने पर आयात शुल्क में छूट प्रदान करने का विचार किया जा सकता है। अगला न्यूज़ है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। सुर्खियों की ओर है तो हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 के बजाय पहले ही 2025-26 तक प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है। जैव ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में, तो जैव ईंधन से तात्पर्य परिवहन से संबंधित तरल ईंधन से है, जैसे कि इथेनॉल या बायोडीजल। इसे कृषि संबंधी उत्पादन, वनों या किसी अन्य कार्बनिक सामग्री अर्थात फीडस्टॉक से प्राप्त किया जाता है। जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फीडस्टॉक कच्चे माल के आधार पर इन्हें 4 पीढ़ियों 4 जनरेशन में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे देखिए 4 पीढ़ियाँ कौन कौन से हैं। तो पहले पीढ़ी में जैव ईंधन खाद्य संबंधी स्रोतों जैसे कि शर्करा और स्टार्च सामग्री से निर्मित, जो अक्सर लोगों या पशुओं के लिए एक खाद्य स्रोत होते हैं, जैसे चीनी, सोयाबीन से इथेनॉल या सोयाबीन से बायोडीजल। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन कौन कौन से हैं? तो इसे सेल्यूलोजिक जैव ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह गैर खाद्य स्रोत जैसे कृषि अवशेष, लकड़ी के बुरादे, फसलों के अपशिष्ट आदि से बनाए जाते हैं।
तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन क्या है, तो इससे अलगव जैव ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। ये शैवाल जैसे जलीय फीडस्टॉक से निर्मित किए जाते हैं। चौथे पीढ़ी के जैव ईंधन क्या है, तो यह जैव ईंधन का विकासात्मक चरण है। इसके तहत बायो इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीवों और आनुवांशिक रूपों से इंजीनियर्ड फीडस्टॉक का उपयोग किया जाता है। प्रतिवर्ष कृषि से 140 बिलियन टन कृषि अपशिष्ट या बायोमास उत्पन्न करने के बावजूद भी वर्तमान में पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की विश्व स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, यह क्या है, तो उद्देश्य क्या है इनके, तो आने वाले दशक में देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, साथ ही जैव ईंधन के उत्पादन के लिए घरेलू फीडस्टॉक एवं इसके उपयोग तथा विकास को प्रोत्साहन देना। जैव ईंधन कवर क्या हो जाएगा, तो बायो एथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी। कार्यान्वयन क्या हो जाएगा, तो इसका कार्यान्वयन 2020 में गठित राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी NBCC द्वारा किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री होता है। इस समिति में 14 अन्य मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो देश में जैव ईंधन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निर्णय लेते हैं और भारतीय खाद्य निगम FCI और तेल विपणन कंपनी के बीच समग्र समन्वय प्रदान करते हैं। हालिया संशोधन में क्या हो जाएगा, तो लक्ष्य को पहले प्राप्त करने के अलावा कैबिनेट ने निम्नलिखित को भी मंजूरी प्रदान की है। तो कौन कौन सी चीज़ें जिसे मंजूरी मिली है देख लेते हैं। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फील्ड स्टॉक का उपयोग करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यातोन्मुखी इकाइयों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जैव ईंधन का उत्पादन करना, विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करना, NBCC के नए सदस्यों को शामिल करने और इसे नियमित नीति में बदलाव करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। अन्य विशेषताएं क्या है, तो प्राप्त और संशोधित लक्ष्यों के अलावा इसके तहत 3 पीढ़ियों तक के जैव ईंधन का वर्गीकरण किया गया है। साथ ही व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल जैव रिफाइनरियों से उत्पादन का समर्थन करना तथा तय किया गया है। इसके तहत पहली पीढ़ी के इथेनॉल के लिए कच्चे माल के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों, स्टार्च युक्त सामग्री, चीनी युक्त सामग्री आदि को शामिल किया गया है। यह NBCC के अनुमोदन के बाद अधिशेष खाद्यान्नों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की भी अनुमति देती है। इसके अलावा देश भर में बायोमास का मूल्यांकन करके राष्ट्रीय बायोमास भंडारण नेशनल बायोमास रिपोजिटरी को तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखते क्या आप जानते हैं। भारत में मई 2022 तक पेट्रोल में 9.90 इथेनॉल मिश्रण की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत निर्धारित 2022 के अंत से पहले ही प्राप्त कर ली गई है। अगला न्यूज़ है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम NBP को अधिसूचित किया है। यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण के लिए 858 करोड़ रुपए के बजट निर्धारित किया गया है। NBP के बारे में, तो NBP में 3 उप योजनाएँ शामिल होंगी, अर्थात अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास कार्यक्रम, बायोमास प्रोग्राम और बायोगैस कार्यक्रम, बायोगैस प्रोग्राम। तो इस उपयोजना और यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं संबंधित शब्दावली क्या है। तो जैविक पदार्थों से पैदा की जाने वाली विद्युत और गैस को जैव ऊर्जा कहते हैं। इन जैविक पदार्थों को बायोमास कहते हैं। पादप और प्राणियों से प्राप्त होने वाले नवीकरणीय जैविक पदार्थ को बायोमास कहते हैं। बायोमास बायोगैस से उत्पन्न हेतु कच्चा माल है। बायोमास का प्रमुख घटक कार्बन है। बायोमास एक नवीकरणीय ईंधन है। इसका उपयोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों जैसे कि बचे हुए खाद्य पदार्थों और पशुजनित अपशिष्टों के अपघटन होता है। बायोगैस
में मुख्यतः मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं। यहाँ पे देखते हैं उप प्रोग्राम कौन कौन सा है, इसका उद्देश्य क्या है, विस्तार क्या है और लाभ क्या है। तो अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, शहरी औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट अवशेषों से ऊर्जा कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों या अवशेषों से बायोमास, CNG विद्युत संयंत्र, नगर निगम के ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना को छोड़कर प्रोड्यूसर गैस या सीन गैस के उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना की स्थापना का समर्थन करना। अगला है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। IREDA की स्थापना 1987 में हुई थी। यह MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी एक उद्यम है। विस्तार क्या है इसका, तो यह अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के सफल प्रवर्तन से के संबंध में परियोजना के विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्त सहायता CFA तथा कार्यान्वयन निरीक्षण करने वाली एजेंसियों को सेवा शुल्क प्रदान करते हैं। इसके लाभ क्या है, तो इसमें अपशिष्ट निपटान के सुरक्षित तकनीकी रूप से उन्नत साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम होता है, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होता है और धातु का पुनर्चक्रण होता है। अगला है बायोमास कार्यक्रम। उद्योगों में ब्रिकेट्स और पेलेट्स के विनिर्माण और बायोमास गैर खोई आधारित सह उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु योजना। देख लेते हैं फिर, उद्योग में बायोमास ब्रिकेट या पैलेट विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना तथा बायोमास गैर खोई आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं का समर्थन करना। IREDA इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। या उद्योगों में ब्रिकेट या पैलेट विनिर्माण संयंत्रों और बायोमास गैर खोई आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में परियोजना के विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्त सहायता तथा कार्यान्वयन एजेंसी और निरीक्षण एजेंसी को सेवा शुल्क प्रदान करता है। इसके लाभ क्या है, तो इससे पराली दहन की घटनाओं में कमी आएगी। यह किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगा, साथ ही बेहतर पर्यावरण संबंधी कार्य प्रणालियों को लाभ करेगा और प्रदूषण को कम करेगा। अगला है बायोगैस कार्यक्रम। तो उपयोगकर्ताओं की लघु ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना करेगा। इसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निम्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी PIA, बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केंद्र BDTC द्वारा लागू किया जाएगा। IREDA, नाबार्ड और RBI द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान भी PIA के परामर्श के उपरांत इसे लागू कर सकते हैं। इसके तहत व्यक्तिगत उपयोगकर्ता किसानों कुक्कुट पालन आदि के लिए प्रतिदिन 1 मतलब घन मीटर से लेकर 2500 मीटर क्यूब तक की बायोगैस उत्पादन क्षमता वाले छोटे और मध्यम बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके लाभ क्या होंगे, तो इससे GHG के उत्सर्जन में कमी आएगी, स्वच्छता में सुधार होगा और रोजगार सृजन होगा। साथ ही बायोगैस संयंत्र से निकलने वाले घोल या कर्दम रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में कार्य कर सकता है या उनके उपयोग को कम कर सकता है। अगला है प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM कुसुम स्कीम। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा, देख लेते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए सौर ऊर्जा जनरेटर घटक A में शामिल के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी PBG खंड को हटा दिया है। PM कुसुम के योजना के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा 2019 में आरंभ किया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य नोडल एजेंसी SNA राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों, डिस्कॉम और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। उद्देश्य क्या है इसका, तो सौर ऊर्जा के उपयोग करते हुए किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान इंटीग्रेटेड नेशनल
नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDCs के हिस्से के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत की स्थापना क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 40% तक करना। लक्ष्य क्या है? तो वित्त वर्ष 2025-26 तक 30.8 गीगाटन सौर क्षमता जोड़ना। पहले यह लक्ष्य 2022 तक पूरा किया जाना था। और डीजल पंपों को सोलर पंपों से बदलकर कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं PM कुसुम योजना के घटक कौन कौन से। तो घटक ए इसमें है विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रेड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट की स्थापना। घटक बी में क्या है? तो स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना। घटक सी में हो जाएगा कृषि संबंधी फीडरों का सौरीकरण। ग्रिड कृषि पंपों के सौरीकरण के रूप में शुरू किया गया। यहाँ पर देख लेते हैं PM कुसुम घटक और कार्यान्वयन। तो इसके घटक देख लेते हैं ABC तीनों दिया हुआ है। तो घटक ए में देखते हैं पहले व्यक्तिगत किसानों, सहकारिताओं, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों FPOs द्वारा बंजर या परती या चारागाह या बदली या दलदली या खेती योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा सकते हैं। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन RPG कहा जाता है। तकनीकी व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर राज्यों द्वारा 500 किलोवाट से छोटी परियोजनाओं की अनुमति पहले अनुमति नहीं दी गई थी, अब दी जा सकती है। इसके तहत उत्पादित विद्युत को विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम संबंधी राज्य विद्युत विनियमन आयोग SERC द्वारा निर्धारित पूर्व निश्चित टैरिफ पर खरीदेगी। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन @0.40 पैसे प्रति यूनिट और 6.60 लाख रुपए प्रति मेगावाट वर्ष जो भी कम हो 5 वर्षों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NRE द्वारा डिस्कॉम के RPG से विद्युत की खरीद हेतु प्रदान किया जाएगा। घटक बी में क्या होगा? इसके तहत 20 लाख व्यक्तिगत किसानों को 7.5 हॉर्स पावर तक की क्षमता के स्टैंड अलोन सोलर पंप जहां ग्रिड की अनुमति उपलब्ध नहीं है स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। 7.5 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के पंप भी स्थापित किए जा सकते हैं। हालांकि वित्तीय सहायता 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के पंप तक ही सीमित होगी। इसके तहत स्वदेशी सौर सेल एवं मॉड्यूल के साथ स्वदेशी रूप से विनिर्मित सौर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य है। घटक सी में क्या हो जाएगा? तो डीजल पंपों के बजाय कृषि फीडरों का सौरीकरण करना। साथ ही 50 लाख व्यक्तिगत किसानों को 7.5 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले पंपों का सौरीकरण करने में सहायता प्रदान करना। घटक बी और सी के लिए केंद्र सरकार पंप लगाने की 30% वहन करती है, जबकि 70% राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाता है। अन्य सौर संबंधित सुर्खियाँ क्या क्या है देख लेते हैं। अदर सोलर एनर्जी रिलेटेड न्यूज़। तो सौर पंपों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो हाल ही में 57 सौर पंपों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन सौर पार्कों की कुल क्षमता 39 गीगावाट से अधिक होगी। यह मंजूरी सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना के तहत प्रदान की गई है। मंजूरी के बावजूद इन सौर पार्कों में लगभग 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NRE ने 2014 में सौर पार्कों तथा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करने वाले को प्लग एंड प्ले मॉड्यूल में परियोजनाएं स्थापित करने में मदद करना था। इन योजनाओं के अंतर्गत 2014-15 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 20 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 2017 में 20 गीगावाट से बढ़ाकर 40 गीगावाट कर दिया गया था। सोलर पावर पार्क
डेवलपर SPPD इस योजना के लिए कार्यान्वित एजेंसी है। यह योजना बृहद स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाएगी और उन्हें त्वरित करेगी। यहाँ पे भारत में सौर ऊर्जा को अपनाने की स्थिति क्या क्या है देख लेते हैं। 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट की प्राप्ति का लक्ष्य है। अब तक 61 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वाले संयंत्रों को स्थापित किया जा चुका है। 6.48 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता को स्थापित किया जा चुका है 2021 तक। विश्व में सौर फोटोवोल्टिक पीवी को स्थापित करने में भारत का चौथा स्थान है। भविष्य में सौर ऊर्जा के लिए 280 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह देख लिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। अगला है ऑर्गेनिक सौर सेल OSC। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने इस्पात के ऊपर कार्बनिक पदार्थों की परत चढ़ाकर कार्बनिक सोलर सेल विकसित किया है। इस इस्पात की छत को एक ऊर्जा उत्पादन उपकरण में परिवर्तित कर सकता है। OSC उभरती हुई फोटोवोल्टिक PV तकनीकों में से एक है। इन्हें तीसरी पीढ़ी के सौर सेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रकाश अवशोषण परत के रूप में कार्बनिक बहुलक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। OSC के लाभ क्या होगा, तो ये हल्के होते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इनकी विनिर्माण लागत भी कम होती है। इनमें अन्य सौर प्रौद्योगिकी की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। अगला न्यूज़ है भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। NTPC तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की संचालन कर रहा है। यह परियोजना उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ पर्यावरण में अनुकूल सुविधाओं से भी संपन्न है। अगला है घर के ऊपर सोलर अभियान, सोलर रूफटॉप। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान के शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करने के लिए जन समर्थन जुटाना है। इस अभियान का लक्ष्य 100 भारतीय कस्बों और शहरों, विशेष रूप से टायर 2 एवं टायर 3 कस्बों शहरों के बीच सौर रूफटॉप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय सरकार, नागरिकों तथा नगरपालिकाओं को एक साथ लाना है। सरकार सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए परिवारों को 40% सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगला है विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नियमावली 2022। इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो वित्त मंत्रालय ने विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियमावली 2022 को अधिसूचित कर दिया है। नियमावली के निम्नलिखित मुख्य प्रावधान हैं। कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित ऊर्जा की उत्पत्ति की मांग करने के हकदार होंगे। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति होगी। हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस खुली पहुंच लेन देन की सीमा 1 मेगावाट से घटकर 100 किलोवाट कर दी गई है। इसका उद्देश्य छोटे उपभोक्ताओं को भी खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा खरीदने में सक्षम बनाना है। खुली ऊर्जा की अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई गई है। अनुमोदन 15 दिनों में प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर इसे तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन अनुमोदित माना जाएगा। यह राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से होगा। वितरण लाइसेंस धारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व लागू होंगे। उपभोक्ता को हरित प्रमाण पत्र दिए जाएंगे यदि वे हरित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यदि हरित ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार सरचार्ज और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा। संबंधित सुर्खी क्या है देख लेते हैं। तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल तो यह देख लेते हैं। तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किया है।
यह पोर्टल उपभोक्ताओं को परामर्श पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से हरित ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसके तहत 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाला कोई भी उपभोक्ता अपने एक्सेस के माध्यम से किसी भी नवीकरणीय उत्पादन संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ओपन एक्सेस का अर्थ है पात्र उपभोक्ताओं, उत्पादकों और राज्य वितरण कंपनियों डिस्कॉम को विद्युत परियोजना तथा वितरण प्रणाली तक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करना। इसमें है अन्य वैकल्पिक ऊर्जा, अदर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। ये देख लेते कौन कौन सा है। तो कोल बेड मीथेन CBM, कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन की जा चुकी भूमि का उपयोग के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी किया है। इन दिशा निर्देशों में ऐसी भूमि पर तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा RE विद्युत संयंत्र, कोल बेड मीथेन निष्कर्षण इकाइयों तक कोयला से रसायन उत्पन्न संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है। यह कोयले के भंडार या कोयला स्तरों में पाया जाता है। इसका निर्माण कोयला बनाने और वनस्पति पदार्थों के कोयला में बदलने की प्रक्रिया के दौरान होता है। कोल बेड मीथेन कोयला और मीथेन रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान बनता है। रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान कोयला जल से संतृप्त हो जाता है और मीथेन कोयला संस्तरों में अवरुद्ध हो जाती है। इस तरह कोल बेड मीथेन प्राप्त होती है। कोल बेड मीथेन के निम्नलिखित में उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन सा है? तो ईंधन के रूप में, CNG वाहनों के रूप में, उर्वरक उत्पादक में, औद्योगिक क्षेत्र में, सीमेंट उत्पादन में, रोलिंग मिल में, इस्पात संयंत्र में, मिथेनॉल उत्पादन में आदि। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोल बेड मीथेन की क्षमता को दोहन करने के लिए निम्नलिखित कानूनों के तहत कोल बेड मीथेन नीति तैयार की है। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959। यहाँ पर देख लेते हैं कोल बेड मीथेन का कुआं कैसे काम करता है। तो मीथेन कोयले से युक्त मीथेन होगा। कोयला, यहाँ पर देखिए नीचे कोयला, जल और सबमर्सिबल पंप। तो जल का दबाव कम होगा, मीथेन ऊपर जाएगा। कोयले से निर्मित मीथेन, यहाँ पाइपलाइन से मीथेन की निकासी और जल की निकासी दोनों होगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है। अगला है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करेगी। इसके लिए लोग ने पूगा लद्दाख में अपना पहला कुआं खोदना शुरू कर दिया है। भूतापीय विद्युत संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए जलतापीय हाइड्रोथर्मल संसाधनों का उपयोग करते हैं। इन संसाधनों में जल, हाइड्रो और उष्ण थर्मल दोनों शामिल होते हैं। जमीन के नीचे अधिक गहराई में गर्म पानी और भाप को भूमिगत कुओं में पाइप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर इनका इस्तेमाल विद्युत संयंत्र में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का लाभ क्या होगा? तो यह कार्बन रहित होता है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। निरंतर व बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा से जुड़ी कमियां क्या क्या है? तो यह स्थल विशेष ऊर्जा स्रोत है। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का उत्सर्जन होता है। परिचालन क्षेत्र में भूकंप के समान हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन आरंभ करने के लिए अधिक लागत अधिक आती है आदि। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारंभिक अन्वेषण के अनुसार भारत में लगभग 300 भारतीय गर्म जल स्रोत हॉटस्पॉट हैं। भारत में अन्य संभावित भूतापीय स्थल हैं। कौन कौन से? तो लद्दाख में चुमाथंग, गुजरात के खंबात, छत्तीसगढ़ में तातापानी, तेलंगाना में खम्मम और महाराष्ट्र में रत्नागिरी। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का मूल प्रकार क्या हो जाएगा? तो शुष्क वाष्प ड्राई स्ट्रीम जनरेटर टरबाइन को चालू करने के लिए भूतापीय जलाशय से सीधे भाप का उपयोग किया जाता है। फिर फ्लैश स्ट्रीम क्या होगा? तो भाप उत्पन्न करने के लिए भूतापीय जलाशय के उच्च दाब वाले गर्म जल का उपयोग किया जाता है। और अगला बाइनरी चक्र, भूतापीय गर्म ऊर्जा से ऊष्मा को दूसरे तरल में स्थानांतरित किया जाता है जो भाप में बदल जाती है। अगला न्यूज़ है बायोमास को फायरिंग।
सहदहन मतलब सरकार ने कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन अर्थात समर्थ मिशन की शुरुआत की है। वित्त वर्ष 2020-21 तक केवल 8 विद्युत संयंत्रों में बायोमास प्लेटों को फायर किया जा रहा था। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 39 हो गई है। बायोमास को फायरिंग का अर्थ कोयले से संचालित विद्युत संयंत्रों में कोयला के साथ साथ बायोमास का भी दहन है। को फायरिंग के लिए 3 अलग अलग अवधारणाएं हैं: प्रत्यक्ष को फायरिंग, अप्रत्यक्ष को फायरिंग और समानांतर को फायरिंग। लाभ क्या होगा, तो इसमें कम पूंजीगत लागत, उच्च दक्षता, आर्थिक लाभप्रद तथा बड़े आकार और पारंपरिक कोयला विद्युत संयंत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के कारण अल्प विद्युत लागत शामिल होते हैं। अगला है ग्रीन मेथनॉल। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और टेक्रीमेंट इटली स्थित कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य भारत में एनटीपीसी की परियोजनाओं में भी वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मिथेनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित मेथनॉल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ग्रीनहाउस गैस की शून्य या न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है। इसे आमतौर पर CO2 की बराबर मात्रा के रूप में मापा जाता है। इसका उत्पादन संधारणीय बायोमास या कार्बन डाइऑक्साइड या और नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन में होती है। अनुप्रयोग क्या होगा, तो यह रासायनिक उद्योग के लिए सामग्री के रूप में उपयोगी है। यह नवीकरणीय बिजली के भंडार में उपयोगी है। यह परिवहन ईंधन के रूप में उपयोगी है। समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है। अगला है संपीड़ित बायोमास मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस CBG। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़े CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है। CBG संपीड़ित और शुद्ध बायोगैस है। इसे अपशिष्ट बायोमास स्रोत जैसे कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर आदि से उत्पादित किया जाता है। 2018 में सरकार ने CBG उत्पादन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रिब्यूट्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत योजना शुरू की थी। लाभ इसका क्या है, तो यह पराली दहन और संबंधित कार्बन हाइड्रोक्साइड उत्सर्जन की सहायता को कम करेगा। यह जैविक खेती के लिए किण्वित जैविक खाद के उत्पादन में मदद कर सकती है। यह किसानों के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय सृजित करने में सहायक होगी। अगला न्यूज़ है दुनिया का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पतन की आधारशिला रखी है। इस पतन में विश्व का सबसे पहले CNG टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी संरचना होगी। इसका परिचालन 2026 तक आरंभ होने की उम्मीद है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इसकी कार्गो होल्डिंग क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTP है। आगामी परियोजनाओं में मौजूदा सड़क मार्ग और रेलवे नेटवर्क से सीधे कनेक्टिविटी होगी। यह कनेक्टिविटी सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र, समर्पित माल भाड़ा गलियारों और उत्तर भारत को अतिरिक्त भागों से जोड़ेगी। अगला है वैश्विक अपतटीय पवन संगठन ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि सहित 9 नए देश GOWA में शामिल हुए हैं। बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि सहित 9 नए देश GOD में शामिल हुए हैं। GOD पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है। भारत भी इसका सदस्य है। GOWA अपतटीय पवन ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने के लिए सरकारों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाएगा। इसका उद्देश्य 2030 तक न्यूनतम 380 गीगावाट की कुल अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में योगदान करना है। साथ ही 2030 से स्थापित क्षमता में प्रतिवर्ष कम से कम 70 गीगावाट की वृद्धि करने में योगदान देना भी इसका उद्देश्य है। तो अगला न्यूज़ है ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी, जिसमें पहला न्यूज़ है
ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत मतलब प्रोत्साहन करता है और हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग रिवाइज़ करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।